जी, आज सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कहिए कि उन्होंने मुसलमानों को अछूत होने से बचा लिया। यूपी में, हरियाणा में, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वो कह रहे थे कि दुकानदारों को अपना नाम लिखना पड़ेगा। बहाना था सावन का, बहाना था जो सावन में जो कावड़ ढोते हैं उसका, कि उससे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। मतलब अब मुसलमानों को अछूत बनाने की तैयारी थी। लेकिन सोचिए कि इसी देश में एक बड़ा तबका, 90% तबका जो है वो अछूतपन झेल रहा है। क्या मैं कुछ बात पूछता हूं, मिश्रा ढाबा, अग्रवाल स्वीट्स, जैन ढाबा, ये सब आपने सुना होगा, कोई आंख भौं नहीं सिकोड़ता है। लेकिन क्या आज भी महतो ढाबा, पासवान कॉफी, जाटव ढाबा, रविदास ढाबा, बुद्ध ढाबा चल सकता है? खासकर खाने पीने का सामान या दुकान। और किस जाति के लोग और कौन लोग उस दुकान पर नहीं जाएंगे, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। क्या आज भी वाल्मीकि समाज अपना होटल चला सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम आप वाल्मीकि ढाबे में खाने जाएंगे? ये बड़ा सवाल है देश के सामने और इस पर बात होनी चाहिए। और इसीलिए एक पोस्ट लिखा है जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। हिमांशु जी हैं जो ब्राह्मण समाज से, उन्होंने लिखा है कि हम दिल्ली से देहरादून जाने के लिए कार में निकले। मेरे साथ साथी रमेश भंगी बैठे हुए थे, उनका नाम ही रमेश भंगी है, वो वाल्मीकि समाज शेड्यूल कास्ट हैं। रास्ते में बहुत सारे बोर्ड लगे हुए थे, पंडित जी का ढाबा, शर्मा भोजनालय। मैंने रमेश भाई से पूछा, क्या आप अपने जाति सूचक नाम के साथ कोई होटल खोल सकते हैं? और क्या उसमें नौकरियों में दलितों का आरक्षण विरोध करने वाले सवर्ण ग्राहक खाना खाने आएंगे? रमेश भाई हंसने लगे और बोले, प्रयोग करके देखा जाए क्या। लेकिन भारतीय समाज की हकीकत यह है कि ज्यादातर पैसे सवर्ण जातियों ने अपने लिए रिजर्व किए हुए हैं। दलित व्यक्ति के हाथ का कोई खाना नहीं खाएगा, चाहे ने ओबीसी के साथ, पिछड़ों के साथ। हमारे दलित साथी ने राजस्थान में स्कूल खोला तो सवर्णों ने अपने बच्चे नहीं भेजे और स्कूल बंद हो गया। दलितों को नौकरियों में आरक्षण को लेकर सवर्ण बहुत हल्ला मचाते हैं, कहते हैं आरक्षण के कारण अयोग्य लोग नौकरी में आ जाते हैं। सवर्ण बच्चा योग्य कैसे बना, क्या इस पर कभी विचार किया गया? ऐसा नहीं है कि हम अयोग्य होते हैं। एक सवर्ण बच्चा जिसे पैदा होते ही अच्छा भोजन मिला, पौष्टिक आहार मिला, उसका शरीर स्वस्थ है, मस्तिष्क स्वस्थ है, अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला, स्कूल जाने के लिए वाहन मिला, खेलने के लिए समय मिला, घर में अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, किताबें हैं, टीवी है, अखबार है, सब पढ़े लिखे हैं। दूसरी तरफ एक बहुजन समाज का बच्चा जिसके माता पिता कोई नहीं पढ़ा है, जिसे सुबह काम करना पड़ता है, शाम को स्कूल से लौट के काम करना पड़ता है, घर में टीवी नहीं, अखबार नहीं, कोई अंग्रेजी छोड़िए हिंदी बोलने वाला नहीं, देहाती बोली बोलते हैं। आप चाहते हैं कि कोई टैलेंट का एक लेवल तय करके आप दोनों की एक जैसी परीक्षा ले। आप गांव के दलित से पूछिए कि 1 किला जमीन में कितना गेहूं का बीज लगता है, लेकिन आप पूछेंगे कि बिलियर्ड का विश्व चैंपियन कौन है। आप शहरी सवर्ण से गेहूं बेचने वाला सवाल नहीं पूछते हैं, दलित से आप बिलियर्ड वाला सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि दलित के पास योग्यता नहीं है। जो लोग यह बहाना बनाते हैं हम तो साफ सफाई के कारण दलितों से दूर बैठे हैं, वो झूठ बोलते हैं। रमेश भंगी ने कभी झाड़ू नहीं पकड़ी, मैला नहीं उठाया, वे भारत सरकार के गैजेटेड ऑफिसर थे, लेकिन उनके पड़ोसी उन्हें जानने वाले उनसे नफरत करते हैं। मेरे पिताजी सवर्ण थे, उन्होंने गांधी जी के आश्रम में पखाना उठाया, लेकिन उनसे समाज नफरत नहीं करेगा। साथी रमेश कहते हैं, मुझे हमेशा यह डर लगा रहता है मेरी जाति जानने के बाद लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, मुझे उठा देंगे, आगे जाने को कहेंगे। साथी रमेश कहते हैं, हम जीवन भर एक आतंक के साए में रहते हैं। जाति व्यवस्था में हमने करोड़ों लोगों को ऐसी सजा दी जिसकी कोई गलती उन्होंने नहीं की है, और यह सजा हम लगातार देते जा रहे हैं, जारी रखे हुए हैं। जाति व्यवस्था के रहते हुए भारत का कोई भविष्य नहीं है। तो सोचिए, मुस्लिम समाज को तो न्याय मिल गया, लेकिन इस देश में SC ST OBC का न्याय कब मिलेगा? लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उनके अधिकारों की आज भी चोरी हो रही है। सोचिए उन जातिवादी मनुवादियों का जो SC ST का रिजर्वेशन खा रहे हैं, उनके नाम से सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। और आज RSS के बैन को हटा लिया गया है। वो किसी भी सरकारी नौकरी करने वाले RSS में जा सकते हैं। अब बाम सेफ में भी लोगों को खुलकर बोलना चाहिए जब RSS से बैन हट गया तो। और 80 लाख नौकरियों की कमी है देश में।
ये भी सबसे बड़ी खबर है जो 80 लाख नौकरियों की कमी है इस देश में, और ये सरकार खुद कह रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको और कोई नहीं बताएगा। और धर्मेंद्र, बीजेपी की सरकार ने कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये सच है झूठ है, आप लोग बताइए, क्या भरोसा करते हैं? और ओम बिरला जी कह रहे हैं कि पेपर लीक पर बात नहीं करनी चाहिए। और ब्राह्मण और राजपूत ने पिछड़ी जाति बता ले ली 10 करोड़ की स्कॉलरशिप। तो सोचिए, जातियां खूब बदली जाती है, बस शर्त इतनी है कि वहां मलाई खाने के लिए मिलेगा कि नहीं। और संघी लंपट कह रहे हैं दुकान के मालिक का नाम और कर्मचारी का नाम धर्म सर्व सार्वजनिक होना चाहिए। अगर ऐसा है, ऐसा करना है तो यह भी सार्वजनिक करो कि कौन सी कंपनी में कौन सी जाति के लोग हैं और सीनियर मैनेजमेंट में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं। फिर संख्या के अनुपात में सीनियर मैनेजमेंट में 80% बहुजन वर्ग न हो, उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। सोचिए, इस देश में हर लोगों को जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। मुस्लिम समाज को तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया, SC ST OBC के लोगों को कब मिलेगा? और UPSC के चेयरमैन मनोज सोनी का इस्तीफा, 5 साल बाकी था कार्यकाल। इस इस्तीफे की वजह बताऊंगा तो आप दहल जाएंगे। गुजरात में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। उससे पहले कुछ खबर बता दूं, P आनंदन बने हैं नए अध्यक्ष बने हैं तमिलनाडु में, जिस तरह से आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या हुई थी। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, लगातार SC ST OBC के जरूरतमंद लोगों को नौकरियां नहीं दी गई। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन किस तरह से नौकरियों की चोरी हुई है, वो कहानी जब आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे। और दिल्ली सरकारी कर्मचारी RSS के कार्यक्रमों में शामिल हो सके। केंद्र सरकार ने हटाया 58 साल पुराना बैन। 1966 में इंदिरा गांधी ने बैन लगाया था। और सोचिए, अगर मैं आप लोगों से ये खबर चल रही है, ये अर्जुन मेहर ने आकाश IFS और आकाश शर्मा IFS, क्या ये परिणाम आपका है? यदि हाँ, तो बिहार की कौन सी अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं? आप जाति प्रमाण पत्र की कॉपी साथ कीजिए। ये शख्स जो है जितेंद्र मीना, आकाश शर्मा ST का प्रमाण पत्र बनाकर UPSC में 524 रैंक लाकर IFS बन गए हैं। ये इनके बारे में पूरा डिटेल आकाश मोहन ने शेयर किया है। सोचिए, और लोग लिख रहे हैं 5% आरक्षण के लिए 72 गुर्जर शहीद हुए, 4% आरक्षण के लिए 17 जाट शहीद हुए, 6% आरक्षण के लिए 15 पटेल शहीद हुए, फिर भी आरक्षण नहीं मिला। मंडल कमीशन लागू होने में 32 साल लगे, वो भी पूर्ण लागू नहीं हुआ। लेकिन 10% आरक्षण सवर्णों के लिए मात्र 4 दिन में लागू हो गया। तो ये सबसे बड़ा। और फर्जी प्रमाण पत्र, 4 IAS अफसरों के खिलाफ जांच शुरू। मुंबई, अहमदाबाद, महाराष्ट्र के चर्चित ट्रेनी पूजा खेटकर मामले के बाद 4 IAS के खिलाफ विकलांगता सर्टिफिकेट के मामले में जांच शुरू हो गई है। और ये सब जांच चलेगा। और सोचिए, यह है विकास दिव्यकीर्ति। अगर आप लोग विकास दिव्यकीर्ति से पढ़ते हैं तो इस शख्स ने सीधे सीधे आरक्षण पर सवाल उठाया है। SC ST OBC के आरक्षण पर बड़ा सवाल उठाया है। बॉयकॉट कीजिए और विकास दिव्यकीर्ति जैसे होशियार लोगों, शातिर लोगों से, मैं इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ा लिखा मनुवादियों से ज्यादा सावधान रहिए, ग्रीन स्नैक से। और सोचिए, डाका देखो, अरे लूटपाट वाला भी बड़ा। कोई ऐसी वैकेंसी नहीं निकलती है जिसमें बेईमानी ना हो। UPSC ग्रामीण पंचायत अधिकारी एग्जाम में 849 सीट अनरिजर्व है, टोटल 1468 सीट है। ST 7, SC 356, OBC को 139 सीटें मिली है, 27% रिजर्वेशन, और EBS को 117। तो लगातार चोरी हो रही है। और सोचिए, आपका नाम आकाश शर्मा है, आप भारत सरकार की पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। आपके पिता प्रोफेसर डॉक्टर BB शर्मा गोविंदपुर RS मोर कॉलेज में प्रोफेसर, माता कुमार धुबी SMS कॉलेज में लेक्चरर। आप UPSC 2020 में 524वीं रैंक के साथ IFS पद में पदस्थ हुए, लेकिन ST कैटेगरी में। आपके ST होने पर लोग संदेह व्यक्त करें, इन जलनखोरों को जवाब देकर चुप करवाइए। इनका और भी आंकड़ा है। ये दरअसल कहा जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल से हैं। और भजन लाल सरकार, सोचिए, भजन लाल सरकार, राजस्थान सरकार ने OBC की 5 साल की सीमा को खत्म कर दिया है। और ये सब खबर आपको और कोई नहीं बताएगा। तो सोचिए, आप लोग अगर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया जो है वो सबको सचेत करता है। तो अगर शर्मा जी ST OBC में है तो भी नहीं लिख सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि आकाश शर्मा निश्चित ही फर्जी ST प्रमाण पत्र बनाकर UPSC में सिलेक्शन हुए हैं। कैसे? शर्मा ने 2006 में 12th की, और 12th तक आते आते बच्चा 18 साल का हो जाता है।
फिर 2020 में यूपीएससी लिखा, मतलब 14 साल और, यानी 18 + 14 32 साल। यूपीएससी में आरक्षित के लिए आयु सीमा 32 साल है। इसका मतलब शायद आकाश शर्मा का लास्ट अटेम्प्ट बचा था, इसलिए एससी सर्टिफिकेट बनाया और जंग में कूद गए। दूसरा, आकाश के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि आजकल एसटी भी शर्मा लगाते हैं। भारत में एसटी में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जाति मीना है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आकाश जो है वो इनके बारे में लगातार लोग लिख रहे हैं, जांच पड़ताल हो रही है और जांच होनी भी चाहिए। और आप लोग अगर आकाश शर्मा को जानते हैं तो आप भी बता सकते हैं कि उनकी सच्चाई क्या है। तो हैंडीकैप्ड और ईवीएस में चोरी तो सरेआम पकड़ी जा रही है, एससी एसटी की सीटों की भी चोरी हो रही है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार जागरूकता फैल रही है और ये जागरूकता चलती रहनी चाहिए। और सोचिए, संजू सैमसन को फिर से टीम में नहीं लिया गया, लेकिन एक अच्छी खबर है, रिंकू सिंह को अब खूब मौका मिलेगा क्योंकि गंभीर उनके बड़े फैन हैं, पक्षधर भी हैं और गंभीर को अब मौका मिला है। कल अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो 23 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 बजे से बहुजन समाज की बड़ी बैठक है, एससी एसटी ओबीसी की बड़ी बैठक है। संसद का सत्र चल रहा है, पार्लियामेंट चल रहा है, कल आप दिल्ली में शामिल हो सकते हैं। बड़ी बैठक है, इस बैठक में आप आइए और अपने सामाजिक अधिकारों के प्रति सचेत होइए। वहीं अगर आप बिहार से हैं, बिहार के राजधानी पटना में 26 जुलाई को छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई जाएगी। अनिल चौधरी ने इसका आयोजन किया है, बीएसपी ने आयोजन किया है, शंकर महतो ने आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये 2 बड़े कार्यक्रम हैं। कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 23 जुलाई को अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक हकों के लिए सचेत हैं तो इन सब कार्यक्रमों में आइए। अगर आप सामाजिक आंदोलन के हिस्सा नहीं बनेंगे तो आपके संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह सोचिए, मुस्लिम समाज को जब अछूत बनाने की कोशिश हुई, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए और उनका अधिकार बचा। तो आज भी इस देश में एससी एसटी ओबीसी का जो के साथ सबसे बड़ा भेदभाव होता है। तो 23 तारीख को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 बजे से कार्यक्रम है संसद भवन के पास और 26 जुलाई को पटना में बड़ा कार्यक्रम है रविंद्र भवन में। जैसे जैसे जानकारी मिलेगी आपको अपडेट करते जाएंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक हैं, इस देश की 90% आबादी और आपको अपने संवैधानिक अधिकार जानना है, अपने नस्लों को बचाना है, फसलों को बचाना है, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की बातें जाननी है, तो नेशनल दस्तक को लगातार सर्च कीजिए। हमारे चैनल को बैठाया जा रहा है, हमें बर्बाद करने की कोशिश है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग नेशनल यूट्यूब पर नेशनल दस्तक बोलिए या नेशनल दस्तक यूट्यूब पर खोज कर जाइए, क्योंकि जातिवादी मनुवादी जो यूट्यूब में बैठे हुए हैं उनको पसंद नहीं है कि इस देश के 90% आबादी के संवैधानिक अधिकार की हम बात करें। जो बीजेपी सरकार की भी मंशा नहीं है, सरकार नहीं कर रही है कुछ, क्योंकि अगर सरकार कुछ कर रही होती तो सरकार उन तमाम सवर्ण पत्रकारों पर भी हमला करती जो दिन रात बीजेपी को गाली देते हैं। दरअसल आप बीजेपी को गाली दीजिए या कांग्रेस को गाली दीजिए, या कांग्रेस के खिलाफ होइए या बीजेपी के खिलाफ होइए, चल जाएगा। शर्त इतनी है कि आप सवर्ण हो। लेकिन अगर आप एससी एसटी ओबीसी की बात करेंगे तो जैसे आप ढाबा नहीं खोल सकते हैं महतो ढाबा, जैसे आप ढाबा नहीं खोल सकते हैं पासवान ढाबा, लोग नाक भौंसी कोड़ते हैं, जाति आ जाती है, उसी तरह से एससी एसटी ओबीसी को अब अभी भी आप सोशल मीडिया पर कैसे चलेंगे, कैसे अपने समय। तो इस देश में सबसे ज्यादा जो शोषण हो रहा है वो अभी भी जाति के नाम पर हो रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।